नमस्कार, स्वागत है आपका घटना चक्र पुनर्विलोकन एमसीक्यू सीरीज के एक और वीडियो लेक्चर में। भारत की राज्य व्यवस्था हम देख रहे थे, जिसमें हमारा भाग 3 आज हम देखेंगे। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 हम देख चुके हैं। तो बिना किसी टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मूल अधिकार हम स्टार्ट करते हैं। तो मूल अधिकार स्टार्ट करने के पहले इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, तो उनको देख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सभी को बताएं मूल अधिकार आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो भाग 3 में इसमें आर्टिकल पूछे तो 12 से 35 आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो ये आप न्यायवाद है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हनन होने पे आप याचिका दायर कर सकते हैं। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखना, और एमसीक्यू में हम देख ही लेंगे, सभी वहां पर कवर कर लेंगे। तो भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो देखो, एक एक लाइन के क्वेश्चन रहेंगे तो आप आराम से बना पाओगे, लेकिन आपका ऐसे क्वेश्चन जब लगाते हैं तो जब आपका माइंड चलता है, समझने सोचने की क्षमता आपकी ओर बढ़ती है। तो क्या है इसमें, ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो अपन 2 तो कंफर्म है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो बिल्कुल सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल के भांति नहीं है। यहाँ क्या है, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके भांति है। ठीक है, तो ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी, तो बिल्कुल सही। तीनों आपके सही हो जाएंगे, 1 2 3, लेकिन चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि ये बिल के भांति है, यहाँ पर नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कितने में किए गए आपको ये दिख रहा होगा, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए, वह कौन से हैं आपके। तो वो आपके कहाँ से, 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 है, 13 से 17। तो ये हो जाएंगे आपके 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको 13 से तो आपको 35 तक क्या देखने को मिलते हैं, आपके मूल अधिकार। 13 में क्या है, तो 13 में परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा काय की परिभाषा है 13 में, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा है आपकी 13 में। अब राज्य की परिभाषा 13 में, मतलब यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि 12 में आपकी राज्य की परिभाषा है, 13 में आपकी क्या है, तो 13 में आपको देखने को मिलता है कि अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, जो भी मूल अधिकार को हनन करेगी, ऐसी क्या बोलते आपकी संसद कोई कानून बनाती है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वो विधिया या अल्पीकरण हो जाएगा उन विधियों का। और 12 में क्या देखने को मिलता है आपको, तो 12 में परिभाषा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर 14 में क्या देखने को मिलता है आपको, तो यहाँ पर आर्टिकल भी याद करते हुए चलना। 14 में समानता का अधिकार। ठीक है, 14 में क्या देखने को मिलेगा, विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण। ठीक है, समता और संरक्षण, समता और संरक्षण। 15 में क्या देखने को मिलेगा आपको, 15 में, तो 15 में आपको देखने को मिलेगा धर्म, मूल वंश। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। जन्म स्थान के नाम पर कौन विभेद नहीं करेगा। ठीक है, विभेद वो है। 16 में क्या देखने को मिलता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में क्या देखने को मिलता है आपको, तो इसमें देखने को मिलता है आपको 17 में अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में देखने को मिलता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। 12 में परिभाषा। 13 में मूल अधिकारों को जो हनन करने वाली विधियां है, वो संसद कोई भी बनाता है तो वो अल्पीकरण हो जाएगी। 14 में समानता, मतलब विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण। धर्म, जाति की, मूल जाति, लिंग के स्थान पर कोई विभेद नहीं करेगा। लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियां। ये याद करते हुए चलना। हम आपको 12 से लेके 35 तक पूरा आर्टिकल याद करवाते हुए चलेंगे, जहां जहां आ जाएगा। समानता का अधिकार निम्न से किन के अनुच्छेद के, तो 14। इतनी बार अपन देख कर आ चुके हैं। ठीक है, 14 में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कहां पर देखने को मिलेगा, 15 में। उसके अलावा 16 में आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा 13 में, 13 में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अभी अपन ने देखा 13 में आपको क्या देखने को मिला था, तो 13 में आपको क्या देखने को मिला था, 13 में आपकी क्या थी, विधि जो बनाएगा कान संसद या ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों का
हनन करती हो ऐसी अल्पीकरण हो जाएगी। ठीक है, ये आपको 13 में 13 इसका गलत हो जाएगा। समानता में 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है और 18 आता है। यहाँ पर दो एक गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत, एक यहाँ भी गलत, तो चारों तो सही हो नहीं सकते, इसलिए 2 3 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत का संविधान अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये आ जाएगा आपका समानता का अधिकार। अपन ने अभी देखा था 14 से लेके 18 तक आपको क्या देखने को मिलेगा, समानता का अधिकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार देखने को मिलेगा। उसके अलावा 19 से 22 तक क्या देखने को मिलेगा आपको, तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा आपको, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपको 23 से 24 तक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता यही 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिला 29 से 30। और 32 में क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 32 में, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपको जो 19 से 22 वाला है, 19 से 22 आर्टिकल, ये क्या है, तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। अभी अपन पीछे देख कर आए हैं, तो चार अनुच्छेद वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, 19 से 22, ठीक है, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21। तो अभी अपन ने देखा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से होगा। ठीक है, 19 से 22 तक ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है। तो कौन से आर्टिकल के तहत भाषण है, तो ये आपका आर्टिकल 19 याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 19 आपको यहाँ पर याद रखना है। आर्टिकल 19 के द्वारा ही आपको क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता ये 19 में ही आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा 19 में आपको 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) भी देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 19A जो है ना, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। बी में क्या देखने को मिलेगा, तो शांति पूर्वक हथियार बिना हथियार के एकत्रित और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता। सी में क्या देखने को मिलेगा, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहेगी संघ बनाने की। डी में क्या देखेगा आपको, तो डी में क्या दिखेगा, डी में दिखेगा आपको देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, आवागमन की, देश के किसी भी, ए बी सी डी हो गया। फिर ई में क्या दिखेगा आपको, तो ई में दिखेगा आपको कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और आवागमन मतलब आने जाने की, घूमने की स्वतंत्रता डी में है, ई में। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका अपवाद था, लेकिन आपको पता है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया, 370 धारा हटा दी गई, तब जम्मू कश्मीर में भी आप रहने निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, पूरे भारत में। ई के बाद आपको जी याद रखना है। जी में क्या है आपका, तो जी में आपको व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, भारत देश में कहीं भी व्यापार करने और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये चीज आपको याद रखना। और 19A में ही बोलने की स्वतंत्रता ना, यही आपको प्रेस की स्वतंत्रता दिख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस, ये 19 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, निम्न से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा आधार है जिसकी आपको देखने को मिलेगा कि नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। भारत की संप्रभुता, ठीक है, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको याद रखना है कि अवांछनीय आलोचना, इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ठीक है, अवांछनीय आलोचना मतलब सरकार अच्छे काम नहीं कर रही तो उसकी आलोचना करने का अधिकार आपको आर्टिकल 19 ही देता है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 ही देता है। लेकिन प्रेस के, भारत की संप्रभुता पे आप आवाज नहीं उठा सकते। ठीक है, उस पे बोल आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि भारत की संप्रभुता पे। न्यायपालिका का अपमान भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। लोक व्यवस्था जो चल रही है उस पर भी आप स्वतंत्रता नहीं है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अवांछनीय आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा आपका हो जाएगा इसमें,
आर्टिकल 21, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 21। अभी अपन ने देखा था आर्टिकल 21, अब अपन को 19 में क्या देखा अपन ने, अभी मैं पीछे देखकर बताया बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में, ठीक है। 20 में क्या था आपका, तो 20 में आपको याद रखना है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, अपराधों, देखो इनको मैं इसलिए आपके लिए ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं और इनसे हमको गलत नहीं करना। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन ये वाला जो वीडियो लेक्चर वाले 2 लेक्चर में कर लेंगे हम, लेकिन इसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसको हम जल्दी जल्दी जाकर समाप्त नहीं कर सकते। अब जैसे 19, 21, 22 ये हम बार बार रिवीजन करके जाएंगे ना, तो बोलते ना बार बार अभ्यास करने से बहुत सारी चीजें अपन को याद हो जाती है। जैसे वो रस्सी रहती है, रस्सी में भी अपन जब कुएं में से पानी खींचते तो बार बार खींचने पे क्या होता है, वो पत्थर पे भी अपना निशान छोड़ जाती है। ऐसे हम बार बार अब इसको अभ्यास करेंगे ना तो हमको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताने का उद्देश्य मेरा बार बार यही है। तो इसमें क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, ठीक है, क्या दोष सिद्धि, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, दोष सिद्धि। 21 में क्या देखने को मिलेगा, ये रहा आपका प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। 22 में क्या देखने को मिलेगा कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण, ठीक है, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 14, 19, 21 या कोई नहीं? तो आपको ये याद रखना है कि 21 करता है, ठीक है। 21 के तहत बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि 21 में आपको जीने का अधिकार है, ठीक है, यात्रा करने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, सोने का अधिकार है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य अन्य फैसलों के द्वारा देखने को मिलेगी। लेकिन विदेश यात्रा करने वाला जो है ये फैसला अगर आप याद रखना चाहो तो सतवंत सिंह बनाम, ठीक है, असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली 1987 का बात है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ था तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो 1977 के मामले में ये निर्धारित किया गया था, आर्टिकल 21 जो है ना, दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली के संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार है, इसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। तो ये पूछा जाएगा अगर टफ क्वेश्चन बनेगा कि ये कौन से वाद में, तो ये याद रखना मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, ये चीज आपको याद रखना है। इसमें बोला गया था कि आर्टिकल 21 जो आपका है, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता इस शब्दावली का संचरण करते हुए आपके बहुत सारे मतलब ये घूमने का कहीं भी जाने का अधिकार आपका क्या मूल अधिकार है 21 में। 19 में क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 14 में क्या था, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता, ठीक है, समता, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो बहुत अच्छे से याद रखना, अपनी पसंद की शादी करना ये भी आपका आर्टिकल 21 ही देता है, ठीक है। आप अपनी पसंद की किसी भी लड़की से या लड़के से शादी कर सकते हैं तो आप आर्टिकल 21 का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप लोग आर्टिकल 21 पता चल गया होगा तो ऐसा नहीं अब आप घर जाकर बोलो मम्मी मुझे तो शादी करना है, मुझे मेरा अधिकार है, मैं किसी भी लड़की से शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 21 आपको पसंद की व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अब 25 और 29 ये नए आर्टिकल हमको दिख रहे हैं तो इनको देख लेते हैं। 25 में आपका क्या बोला गया है कि अंतःकरण, ठीक है, अंतःकरण आपको याद रखना कि अंतःकरण और धर्म की आपात रूप से मानने की स्वतंत्रता या प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अंतःकरण मतलब अपने अंदर से धर्म की मानने की और उसकी क्या प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में। 29 में क्या देखने को मिलेगा, अल्पसंख्यक के वर्गों का हितों का संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये चीज आपको यहाँ पर 29 में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता करना आता है, कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न ये भी 21 में आता है, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये भी आता है, मृत्युदंड, लेकिन मृत्युदंड जो है ना आपका ये आर्टिकल 21 के तहत नहीं आता। मृत्युदंड क्या होता है ये, ठीक है, तो मृत्युदंड आपको याद रखना है इसके बारे में कि जो मृत्युदंड है आपके इसमें नहीं देखने को मिलेगा।
अब जब ये बात होती है 21 तो इसमें क्या होता है कि जो 21 है ना, इसके दायरे में नहीं आता है मृत्युदंड। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को आर्टिकल 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया तथा स्पष्ट है कि मृत्युदंड आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना आपको। उन्नियन कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। इसके द्वारा जो वाद था, इसमें बोला गया कि शिक्षा का जो अधिकार है मूल अधिकार होना चाहिए। ये हुआ कब था, ये याद रखना चाहो तो ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1993। अब इसमें क्या बोला गया था कि 14 वर्ष से, ठीक है, 14 वर्ष तक, 14 वर्ष से नहीं, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ये आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया आपका शिक्षा का अधिकार? तो ये आपको याद रखना, ये जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में आपका जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन सा परिकल्पित है? तो कौन सा परिकल्पित हो जाएगा आपका? तो इसमें है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध। अस्पृश्यता का उल्लंघन, तो आपका समानता है, आर्टिकल 17। अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, तो 29। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, तो ये आपको देखने को काय में मिलेगा? ये आपको 23 में, ठीक है, 23 में आपको देखने को मिलेगा ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 और 4। अब देखो एमपीपीएससी ने भी प्रश्न बनाया था, लेकिन उसने छोटा सा बनाया था कि आर्टिकल 23 या 24 में आपका कैसा है, पूर्ण निषेध है बालकों को या आंशिक निषेध है, ऐसे करके बनाया था। क्वेश्चन आएगा सामने तो देखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखो ये आ गया, बच्चों के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा आपको देखने को मिलेगा? 24, ठीक है, 24 आपको देखने को मिलेगा। अब 17 तो आप सभी को पता है, 17 में हमने क्या देखा था? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 23 में क्या देखा हमने? तो 23 में देखा मानव और दुर्व्यापार पर बाल श्रम का प्रतिषेध, ठीक है, मानव और दुर्व्यापार, मानव और दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, इस पे क्या है आपका कि जो बालक श्रम है वो प्रतिषेध है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि कारखानों में या किसी आदि में बालकों का क्या होगा? बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध, ठीक है, या प्रतिषेध। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिम कार्यों के संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजनों को निषेध करता है। ऐसा निषेध है कि पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्तियुक्त निषेध, नैतिक निषेध। 2020 का एमपीपीएससी का, तो ये आ जाएगा आपका पूर्ण निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आर्टिकल 24। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो कौन सा वो आपको देखने को मिलेगा? मतलब आईसीसीपीआर, पहले तो ये क्या होता है ये पता होना चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद हमको ये पता है, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है। पढ़ना चाहो एक बार, देखना चाहो तो देख लेना। इसका एक बार वो बताता हूँ, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है। इसमें आपको 24 देखने को मिलेगा ये, ठीक है, बाल अधिकार का जो सुरक्षित करता है 24। अब 21 क्या? प्राण एक देश स्वतंत्रता करता है। 23 क्या करता है? अभी अपन ने देखा कि जो आपका 23 में है कि मानव और दुर्व्यापार पर बालक श्रम का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 35 अगर याद रखना चाहो यहाँ पर, तो 35 में देख लो, पर देखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे इस भाग में उपबंधों को प्रभावित करने पर विधान ऊपर है, ठीक है, इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है। 35 तो आपको 35 पूछता भी नहीं हो, कभी पूछेगा भी नहीं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड और स्व अभिशंस के संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल आपका करता है?
तो 19 तो कर ही नहीं सकता। ये क्या पढ़ा था अपन ने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या पढ़ा अपन ने, और 22 में क्या पढ़ा, और 21 में क्या पढ़ा। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाती है, 20 में आपके अपराधों के लिए दोष सिद्धि हो जाती है, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। 21 में क्या हो जाता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या हो जाता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यहाँ क्या पूछ रहा है, दोष सिद्धि। तो दोष सिद्धि आपका आर्टिकल 20 में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं उसके विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना, आर्टिकल 20 का 3, ठीक है, 20 के 3 के तहत आपको याद रखना कि आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। 21 में क्या था आपका, प्राणिक एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राणिक एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में था। 22 में क्या था आपका, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी, ठीक है, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो अपन ने अभी देखा कि कुछ दशाओं में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ दशाओं और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो ये आपको आर्टिकल 22 में देखने को मिलता है। कहां पर, आर्टिकल 22 में। ये चीज आपको यहाँ पर याद होगी, ठीक है, आर्टिकल 22 दोष सिद्धि के संबंध में आपको यहाँ पर क्या, आर्टिकल 22। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है यहाँ पर कि अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत। देखो 19 में क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में अभी अपन ने देखा, 20 में क्या देखा अपन ने कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। 21 में क्या देखा अपन ने कि कुछ दिशाओं में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और संरक्षण। तो 20 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के से प्रदत्त है। तो कौन से अनुच्छेद से प्रदत्त है आपको बंदी बनाए गए उसको, तो ये आपको 22 से। 22 में क्या था आपका, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। 17 में क्या था, तो अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। 21 में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 15 में क्या है, जाति, लिंग, ठीक है, धर्म, मूल निवास आदि के स्थान पे क्या नहीं करेंगे, विभेद नहीं करेंगे। अब अपन को बनाना मिलाना है कहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो आर्टिकल 22 22 22 22। अब 22 आपको 1 2 3 पूछ लिया गया इसके अंदर, तो ये तो बहुत लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या, आर्टिकल 22 का 1 क्या बोलता है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है। 22(4) क्या बोलता है, निवारक निरोधक का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं की जाना प्राधिकृत नहीं करेगा, ठीक है। 2 में संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। और 1 में क्या बोला गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के कारण को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षक में नहीं रखा जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी, लेकिन आपका 22(2) जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये काफी उत्तराखंड पीएससी ने 2021 में पूछा और काफी डीप में पूछा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर डीप में आता है तो ये मानो कि 90% गलत ही करेंगे, ठीक है। 10% किसी का सही निकलेगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसका तुक्का सही निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों पे हमको ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने माह बनाया जा सकता है, ये 3 महीने के लिए, ठीक है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत, ये आपको यहाँ पर याद रखना। अब प्रत्यक्ष बंदीकरण, इसे हम निवारक निरोधक अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को जो भी रहता है 3 माह के बंदी बनाया जा सकता है। जो अनुच्छेद अपन ने 22(4) पढ़ा ना यहाँ पर कि निवारक निरोधक का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किए जाने का प्रदत्त नहीं करेगी, ये बोल रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि, तो इसमें जो बोर्ड रहता है वो निर्देशित किया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा तब सलाहकार बोर्ड का यह मत है कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमे, ये वही है, इसको इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर हिंदी में है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण, क्वेश्चन वही है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो कौन सा आपका सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिख रहा है, धार्मिक प्रचार करने का अधिकार, सिक्कों को कपान धारण करने का रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि
निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकाय को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसमें आपको कौन सा सही देखने को मिलेगा? देखो, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, तो वी आई तो हटा ही दो, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, उपयुक्त सभी ये, तो अब क्या बच रहा है? 1 2 3 ही, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रचार करने का अधिकार है, कृपाण धारण करने का अधिकार है आपका सिखों को, राज्यों को समाज सुधार की विधि का निर्माण करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उस धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये आपका 25 के तहत। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल, वापस आए। सबसे पहले 24 में क्या कर दिया गया आपका? तो 24 अभी देख कर आए थे अपन कि मानव क्या बोलते, कारखानों में आपका क्या, जो बालक रहते हैं उनका नियोजन का प्रतिशत। ठीक है, 25 में क्या, अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता। 26 में हमको देखना है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की, ठीक है, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में क्या देखने को मिलेगा? तो 27 में किसी विशिष्ट धर्म के अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब करों के बारे में यहाँ पे करों से ये। अब सिखों को धारण करने का आपको कौन सा देता है? तो ये अभी अपन ने देखा कि ये देता है आपका 25। ठीक है, 25, और 25 में क्या था? अभी अपन देख कर आए हैं कि अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धार्मिक स्वतंत्रता से। अब धार्मिक स्वतंत्रता आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेगी? धार्मिक स्वतंत्रता आपको आर्टिकल देखने को मिलेगी 25 से 28। ठीक है, 25 से 28, 23 नहीं, 25 से 28। वो समानता अधिकार 14 से आपको 18, और संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया। धार्मिक, फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित तो आर्टिकल आपको देखने को मिलना है, अल्पसंख्यक से संबंधित आर्टिकल आपको 29 देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आगे आएगा, उसको वहां देखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 25 में हिंदू शब्द किससे संबंधित नहीं है? बौद्धों से, जैनों से, पारसियों से या सिखों से? तो किससे आपका संबंधित नहीं हो जाएगा जो आपका हिंदू शब्द है आर्टिकल 25 में? तो आपको ये याद रखना है कि इसमें आपको जो रहता है ना हिंदू शब्द, ये पारसियों को नहीं रहता है। हिंदू में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं और सिख भी आते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, लेकिन पारसियों नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। तो किसके अंतर्गत नहीं होगा? ये मानववाद के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म मानने का आभूत रूप से उनकी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही सम्मिलित नहीं बताना है। 23, 24, 26 और 29। 23 में क्या देखा था अपन ने? मानव व्यापार, ये बिल्कुल सही है। 24 में कारखानों वाला सही है। ठीक है, 24 में कारखानों वाला आपका सही हो जाएगा। फिर 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता बिल्कुल सही, और 29 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार। तो ये आपका 29 गलत हो जाएगा। ठीक है, 29 गलत हो जाएगा। 29 गलत क्यों हो जाएगा? तो 29 में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो है आपके अल्पसंख्यक के जो रहते हैं ना, उनके वर्गों के हितों का संरक्षण है, ना कि स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का ये है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए कि 29 में ये हो गया, तो 30 में क्या है फिर? तो 30 में जो है ना, ये वाली लाइन, ये 30 में है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे चलते हैं। सही सम्मिलित नहीं है, वापस मानव, ये बिल्कुल सही है। 29 अल्पसंख्यक, ये भी सही है। 32 संवैधानिक उपचारों का, लेकिन शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार 30 में नहीं है, 31 में नहीं है, आपका 30 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने और अधिकार देता है? तो आर्टिकल 30 देता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 26 में आपको क्या देखने को मिलेगा? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 29 में क्या देखने को मिलेगा आपको? तो अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या देखने को मिलेगा? जो अल्पसंख्यक मनपसंद शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार। इसी के तहत आपके क्या मदर से चलाए जाते हैं, मदर से। ठीक है, और आपके जो आपने देखा होगा किड्सन स्कूल रहते हैं, वो भी चलते हैं। ठीक है, अब कथन और कारण हमको यहाँ पर देखना है।
कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, ये चीज फिर कारण क्या बोल रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को ही मान्यता प्रदान करता है। तो देखो इसमें आपको ये कथन और कारण समझने वाली चीज है कि जो यहाँ पर है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के परिभाषित नहीं करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि बिल्कुल ये आपको परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है ना, उनको ही मान्यता प्रदान करता। संविधान ने ये नहीं बताया अल्पसंख्यक कौन होंगे, लेकिन मान्यता हम मान लेते हैं अल्पसंख्यक वो है जो कम है। ठीक है, अब जैसे भारत देश है अपना, यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर मुसलमान, फिर क्रिश्चन, फिर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो कम है भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर, इनको हम अल्पसंख्यक मान लेते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ए आर दोनों सही, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को, तो दोनों को। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सभी सर्वोच्च न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है। ठीक है, इसलिए डी हो जाएगा। भारत के सभी न्यायालयों को नहीं दी गई है। सभी में आपके अधीनस्थ न्यायालय भी आ जाएंगे, सत्र न्यायालय भी आ जाएंगे, ठीक है, ग्राम न्यायालय भी आ जाएंगे। सभी न्यायालय थोड़ी, बस सुप्रीम कोर्ट, एससी और हाई कोर्ट। मौलिक अधिकार का संरक्षक है न्यायपालिका। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ये हम सही नहीं है पूरा ही, आज हम जो भाग 3 है पूरा ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। तो कौन सा आपको यहाँ पर सही नहीं देखने को मिलेगा? के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति, गलत, न्यायपालिका है। ये आपका सही नहीं है। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रयुक्त किए जा सकते हैं? संवैधानिक, मौलिक, सांविधिक और उपयुक्त सभी। तो आपको इसमें अच्छे से याद रखना है कि इसमें ओनली मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 32 के तहत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस एक अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने भारत द्वारा संविधान की आत्मा कहा? तो ये कहा आपका संवैधानिक उपचार के अधिकार, आर्टिकल 32 को कहा गया। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया आपके? संविधान की आत्मा। अब संविधान की आत्मा इस अनुच्छेद को कहा गया, लेकिन संविधान की आत्मा आपको एक और है जो प्रस्तावना को बोलते हैं हम। ठीक है, आर्टिकल ये और प्रस्तावना को भी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करता है? आर्टिकल 32। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना, आर्टिकल 32 के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। अब ये आपके यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? आपको ये 5 तरह की रीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उस रीट को हम देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रीट, ठीक है। दूसरी रीट आपको देखना हो परमादेश। तीसरी रीट आपको दिखेगी प्रतिषेध लेख, ठीक है, प्रतिषेध। चौथी आपको क्या दिखेगी? उत्प्रेषण। और पांचवी कौन सी दिखेगी? अधिकार प्रच्छा, ठीक है, अधिकार प्रच्छा। तो देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और ये हमारी हो गई टोटल। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है कि ये होता है कि यह उस व्यक्ति की जो प्रार्थना जारी किया जाता है जो समझता है कि इससे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, ठीक है। यानी ये जो अवैध रूप से किसको बंदी बनाया जाता है ना, तो उसके लिए न्यायालय क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको रीट जारी करता है। अब आपने आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी, ठीक है, मूवी देखी होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी रीट जारी करते हैं जब वो महिला को क्या करते हैं कि वहां पर गिरफ्तार कर लेते हैं, तो वो आर्टिकल 15 दायर करते हैं, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए।
परमादेश परमादेश होता है कि ये उस समय होता है जब कोई अधिकारी अपने पद जो रहता है ना उसका सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता और इस प्रकार का आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन न करने का आदेश दिया जाता है। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण क्या होता है आपका? तो उत्प्रेषण होता है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। ठीक है, क्या में उत्प्रेषण में। फिर प्रतिषेध में क्या होता है? तो प्रतिषेध में आपका होता है कि जो भी आपका उच्च सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जो रहता है ना निम्न न्यायालयों को अर्ध न्यायालयिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश देते हैं कि इस मामले में यह कार्रवाई ना करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कब? प्रतिषेध लेख में। और अधिकार पक्षा में जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसे उस कार्य करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार नहीं दिया है, तो न्यायालय जब ये अधिकार आपका रीट जारी करता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा आपको। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय में निम्न किस रीट को जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये चीज आपको यहाँ पर वापस से देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं हर एक रीट के बारे में नहीं बताऊंगा, ये एमपीपीएससी में पूछा गया है। मेंडेमस, हेबियस कॉर्पस, कोवरेंट, सटी, ओरी। ठीक है, आप इंग्लिश में भी याद कर लेना। देख लो एमपीपीएससी ने इंग्लिश में भी पूछ रखा है, किसको क्या बोलते हैं। हिंदी वालों के लिए दिक्कत होगी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो ये चीज आप वहां पर इंग्लिश में भी देख लेना। तो पहले तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सी रीट? तो आपको सभी को पता है कि आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो अब ये आपको हिंदी में तो दे नहीं रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में इसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही सम्मिलित नहीं है। अपस्यता का अंत 17 सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण, धर्म की स्वतंत्रता 25 बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 23 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो ये आपको यहाँ पर गलत देखने को मिलेगा। इसका कौन सा आर्टिकल था ये? तो अभी मैं आपको 2, 3, 4, 5 इतनी बार बता के आया हूँ। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, जल्दी से, बिना देखे करना है तो याद देख के मत करना, और फिर नहीं आ रहा याद तो फिर देख के करना ही आप लोगों को। तो नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। देखो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामला, ये रहा यहाँ पर। सी का 4 ढूंढो, सी ये रहा और 4 यहाँ पर। तो देखो एक ही याद था तो भी आप इसका सही लगा सकते थे। मौलिक कर्तव्य, संविधान का अनुच्छेद क्या देखने को मिलेगा आपको? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य आपको नहीं, ये गलत हो जाएगा शायद। ए का आपको कौन सा देखने को मिलेगा? 1 मिनट रुकेगा, इसको सही से ही मिलाना पड़ेगा जब जाके अपन को सही से समझ में आएगा ये। तो देखो मौलिक कर्तव्य 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बिल्कुल सही। 1 का 3, तो 1 का 3 यहाँ पर है। ठीक है, फिर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो केशवानंद भारती मामले में बोला गया। ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ पर आया आपका? तो मूल ढांचे का सिद्धांत आपका ये भी केशवानंद भारती मामले में आया था। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, तो ये आपको आर्टिकल 23। देखो ये प्रश्न ही गलत है। ठीक है, अपन गलत नहीं है, प्रश्न ही गलत है शायद, इसलिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 नहीं, उपाधियों का नहीं। मौलिक कर्तव्य 42वें, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती मामला। ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत, मिनर्वा मिल्स केस, तो मिनर्वा मिल्स में थोड़ी आया था आपने, तो ये तो अपना आया था केशवानंद भारती मामले में, मूल ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार, ये तो यहाँ पर आपको क्या है, इन दोनों का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? केशवानंद हो जाएगा, इसलिए ये आपका गलत है। ठीक है, और यहाँ पर जो तालिका बनी हुई गलत है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? तो किस वाद में दिया था आपका? केशवानंद भारती मामले में दिया था। अब हुआ कब था ये केशवानंद भारती मामला? तो ये आपको कब हुआ था ये? तो 1973 में हुआ था। ठीक है, 1973 में, आपको ये चीज यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत बुनियादी ढांचा प्रतिपादित निम्न से किस मुकदमे में किया था? तो ये आपका क्या था? केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य। देख लो यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि मूल बुनियादी ढांचा या मूल सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका? मूल ढांचे का सिद्धांत, मिनर्वा मिल्स, तो गलत है ये वाला सही है। फिर संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आपका कैसा अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, और उसके अलावा कानूनी अधिकार भी है, तो सी और डी दोनों हो जाएंगे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ये किया गया आपका 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आपको बताना कौन सा आर्टिकल हटाया गया था मौलिक अधिकार में से। ठीक है, कमेंट करके।
कमेंट करके बताना कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकार में से हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समानता का, धर्म पालन करने का, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म पालन का, समान आवास का। समान आवास का एमपीपीएससी 2010 का पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो लिंग समानता का अधिकार है, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार आपका नहीं है मौलिक अधिकार। ये कैसा है आपका? वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। ठीक है, इसके लिए आपका आरटीआई एक्ट लाया गया है, आपको याद होगा। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार आपका सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ठीक है। उसके अलावा फिर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी ठीक है। उसके अलावा फिर संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, तो ये भी ठीक है। तो इसमें आपका विधि के समान संरक्षण जो है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। भारत के संविधान के निम्न कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को, तो ये सभी को प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो ये सभी को समान प्राप्त है, तो ये क्या है? ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, उनका भेदभाव के विरुद्ध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। नेक्स्ट, कौन सा अधिकार भारत के सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा अधिकार आपका सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समान समता, तो अभी अपन ने देखा ये सभी को उपलब्ध है। यहाँ पर क्या पूछा? भारत के सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, सभी को उपलब्ध नहीं, तो ये तो सभी को उपलब्ध है, तो एक तो हो ही नहीं सकता। ये तो अब बच क्या रहा? 2 3 4। भेदभाव के विरुद्ध केवल भारतीयों को है। ठीक है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण केवल भारतीयों को, चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीयों को है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों मतलब विदेशियों को। तो कौन सा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को नहीं है, केवल भारतीय को। देश के किसी भाग में घूमने बसने का अधिकार केवल भारतीय को है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार केवल भारतीय को है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार सब ये विदेशियों को भी प्राप्त है, आर्टिकल 32। ठीक है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। काय का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल नहीं कर सकता। विधि के समान क्षमता कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा अधिकार का कर सकता है। धर्म की पालन का अधिकार भी कर सकता है, लेकिन आपके व्यापार और व्यवसाय का अधिकार का स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, याद रखना 1976 में आपका हुआ था पारित। और राष्ट्रपति अध्यादेश लाए थे 75 में। नेक्स्ट, जोखिम भरे उद्योगों का बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। तो कहाँ से निषेध किया गया है आपका? ये भारत के संविधान द्वारा गलत, 10 दिसंबर 1986 सर्वोच्च न्यायालय ने गलत, राष्ट्र के चार्टर द्वारा गलत, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक है, एक के द्वारा नहीं किया गया है। पूर्ति कीजिए, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य परछाई के। तो ये हो जाएगा आपका अधिकार। अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य परछाई के। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। ये सेवा का अधिकार कुछ नया सा अधिकार है, इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहो तो बाद में। ठीक है, ये आपके ब्रिटेन से शुरू किया गया है सेवा का अधिकार। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना। सेवा के अधिकार की अवधारणा 1951 में ब्रिटेन से आई थी। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है अपन समझे इसको। तो जैसे कि इसमें आपको देखने को मिला, जिसके तहत क्या होता है कि राज्य के एक निश्चित अवधि के अंदर क्या होता है यहाँ पर कि लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। ठीक है, निश्चित अवधि में लोक सेवा देने की गारंटी देता है, आपको ऐसे याद रखना है, जिसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ टाइम्स बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस बिल 2011 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है इसका। 2011 में आया था आपका ऐसा बिल, लेकिन वो पारित ही नहीं हो पाया था। अगर वो पारित हो जाता तो आपको भी क्या सेवा का जो अधिकार है एक निश्चित अवधि के लिए आपको देखने को मिलता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। एक बार और बता दूं का नाम में कि द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम्स बाउंड डिलीवरी एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर गिवेंस बिल। ठीक है, 2011 पारित नहीं हुआ तो क्या बना ही नहीं बिल। तो ये हमारा खत्म होता है। कल के लेक्चर क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में डीपीएसपी देखेंगे, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और 17 दिसंबर को जो हमारी एग्जाम है, जब तक हम जो आपकी पॉलिटी क्या एमसीक्यू ये है घटना चक्र पूरी करवा देंगे। ठीक है।
तो करते हैं इस क्लास को ही खत्म, मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में।